वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ के लिए और हम सब के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ मेरी जानिब से और प्रोग्राम जी का जहां की टीम की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। यार मेरे प्रोड्यूसर मुझे इशारा कर रहे हैं कि मैं आहिस्ता बोलूं, थोड़ा संजीदा रहूं। नाज़रीन, ईद का दिन है, ईद का प्रोग्राम है और थोड़ी मस्ती, थोड़ी सरशारी जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा होनी चाहिए। मुझे भी थोड़ा सा मस्ती के आलम में बोलने का हक होना चाहिए, लेकिन ये छेड़छाड़ प्रोग्राम का हिस्सा है, हमारे यहाँ चलती रहती है और ये काम का स्ट्रेस कम करने के लिए ज़रूरी भी है। आपको मेरा प्रोग्राम देख के ये कुछ अंदाज़ा होता होगा कि मैं बहुत संजीदा और बड़ी रंजीदा और बड़ी पेचीदा किस्म की इंसान हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो प्रोड्यूसर नुमा इंसान होते हैं ये अपनी मर्ज़ी से हमें कुछ करने नहीं देते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि मिलवाती हूँ इनसे। मैं आऊँ या आप आएँगे? नहीं चलती, प्रोड्यूसर है भाई जी। तो नाज़रीन, ये हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब शेरोज़ जाकिर। छोटे से हैं लेकिन माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत मेहनती हैं, बड़े जाफिशानी से काम करते हैं, हार्ड वर्किंग हैं और माशाल्लाह गुड लुकिंग भी हैं। तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप तो ये मुझे क्या आप इशारे कर रहे थे? अब थोड़ी सी संजीदगी ज़रूरी होती है क्योंकि बट साहिबा जो है ना वो थोड़ी सी चंचल शौक सी लड़की जो होती है ना वैसी हैं। ऑन कैमरा तो बिल्कुल सीरियस होती हैं और रखना पड़ता है, बहुत मुश्किल से रखना पड़ता है। तो बड़ा मुश्किल काम है इनको, इतना मुश्किल शूट करवाना नहीं है इनसे जितना मुश्किल इनको संजीदा रखवाना है। सीरियसली। तो मैं अब यहाँ से यही कह रही थी कि मैं बिल्कुल भी संजीदा इंसान नहीं हूँ, ये सब इनकी करम नवाजी है या करम फरमाया या कारस्तानी इनकी वजह से मैं आपको इतनी संजीदा नज़र आती हूँ। और आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि इतना छोटी सी जर्नी, कुछ अरसा हुआ हमें काम एक साथ करते हुए, तो कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपके मेमोरीज़ में अभी तक मौजूद हो और आपको लगता है कि वो हमारा बेस्ट काम भी था? यादगार लम्हात और प्रोग्राम तो बहुत से हैं नाज़रीन, और जिनमें से एक दो जो मुझे मेमोरेबल रहेंगे, साथ इंशाल्लाह रहेंगे या बाद में रहेंगे। मेरा और बट साहिबा का पहला प्रोग्राम था, हम लोग शालामार बाग में थे, तो सारे फ्रेम वगैरह सेट हो रहा था, कैमरामैन सेट हो रहे थे, मतलब सारे सेट हो रहे थे। लेकिन जो बट साहिबा है ना वो वॉक करते हुए आई हैं और धड़म से एकदम नीचे गिर गई हैं और सब देख रहे हैं कि क्या हुआ है। और वो ऐसी माशाल्लाह खुश अखलाक है कि गिरने के बाद भी ऊंचे ऊंचे कहके लग रहे थे वहाँ पे। तो ये यादगार लम्हात थे। जी, बहुत एंजॉय किया था इन्होंने वहाँ पे और ये मेरे कहकों से महसूस हो रहा था, मुझे जाके उठाया नहीं था इन्होंने। और एक वो जो चबुर्जी पे, हम चबुर्जी की हिस्ट्री पे करने के लिए गए थे, तो सारे लॉक लगे हुए थे, वहाँ पे कोई काम वाला नहीं था। परमिशंस थी हमारे पास लेकिन वहाँ पे कोई ड्यूटी पे मौजूद नहीं था। तो फिर हमें एक नाजायज़ काम करना पड़ा कि हमने वहाँ से सीढ़ी पकड़ी और वो जो उनके पिलर्स हैं चबुर्जी के वो चढ़े और वो काफ़ी ऊपर ऊंचे थे। और मैं तो एक दफ़ा डर भी गई थी लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं बीबी अब चढ़ो ऊपर। लेकिन बहुत हिम्मत वाली है माशाल्लाह, हर जगह पे हर तरह से। कभी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं फ़ीमेल एंकर के साथ काम कर रहा हूँ, मेल फीमेल, बल्कि ज़्यादा बहादुर है और ये इनके मुंह पे कहने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच। सब इनकी वजह से टीम वर्क है, अकेले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नाज़रीन, ये छेड़छाड़ खिंचातानी शूट्स पे चलती रहती है क्योंकि इसके बगैर आगे बढ़ने में, मोटिवेशन में बहुत मदद मिलती है। और ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, शादमानियों का दिन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये खुशियाँ और शादमानियाँ सदा बरकरार रहें। आपका बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ़ करने का। बाद में हम बात करेंगे आपस में बैठ के जो हमने पैसे लेन देन तय किया था वो बाद में बैठ के डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, बात करते हैं ईद के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज ईद की मुनासबत से हम अपने प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट का तड़का भी लगाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में ईद से किस तरह की रवायात जुड़ी हुई हैं और इसके साथ अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए ईद को तारीख़ के आईने में भी देखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ईद अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ ऊद से माखूज़ है, जिसके मायने हैं लौट आना या बार बार आना, और ईद चूँकि हर साल लौट आती है इसीलिए इसके मायने ईद पड़ गए। ईद के हवाले से मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं कि इसका तसव्वुर नहायत कदीम है। कदीम तरीन तारीख़ी हवालों से जो जिक्र मिलता है उनके मुताबिक ईद का तसव्वुर इंसानी तमद्दुन की तारीख़ के साथ ही शुरू हो गया था। एक रिवायत के मुताबिक दुनिया में पहली बार ईद तब मनाई गई, यानी कि खुशी तब मनाई गई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई।
रवायात के मुताबिक दूसरी बार ईद तब मनाई गई जब हाबील और काबिल की जंग का खात्मा हुआ। जब नमरूद की आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुलजार हो गई तो उस दिन उनकी कौम ने भी ईद मनाई। इसी तरह जिस रोज़ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की कैद से रिहाई मिली, उनकी कौम ने उसी रोज़ ईद मनाई। हज़रत मूसा की कौम ने उस रोज़ ईद मनाई जब हज़रत मूसा ने बनी इसराइल को फ़िरौन के मुज़ालिम से निजात दिलाई। इसी तरह हज़रत ईसा की कौम हज़रत ईसा के विलादत के दिन को आज भी ईद के तौर पर मनाती है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर ईद उल फ़ितर उम्मत मुस्लिमा को इनाम के तौर पर अता की गई। यही वजह है कि दुनिया भर में यकम शवाल को ईद मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जाती है। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद उल फ़ितर किस तरह से मनाई जाती है। हमारे यहाँ ईद उल फ़ितर में बहुत सी रवायात जो है मतरूक हो चुकी हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो नई रवायात शामिल होते चली जा रही हैं, लेकिन इन तमाम कदीम और जदीद रवायात को एक ही दिन में प्रोग्राम में अहाता करना नामुमकिन है। लिहाजा हम सिर्फ उन्हीं रवायात का जिक्र करेंगे जो सदियों से जारी व सारी हैं, जिनमें नए मलबूसात सबसे अहम हैं। इसके अलावा चांद रात को ख़वातीन ख़ास तौर पर चूड़ियाँ खरीदती हैं और मेहंदी लगवाती हैं। इसके अलावा ईद की नमाज से पहले सदका फ़ितर भी अदा कर दिया जाता है। छोटों को ईदी देना भी हमारे यहाँ की खास रिवायत है। दोस्तों, रिश्तेदारों के घरों में दावतों का सिलसिला भी 3 दिन तक चलता रहता है। सऊदी अरब में भी ईद के दिन जश्न मनाए जाते हैं और मेलों का इनेकाद भी किया जाता है। ये मेले 28 रमज़ान से शुरू होते हैं और 6 शवाल तक जारी रहते हैं। सऊदी अरब में सरकारी छुट्टी 4 दिन की होती है। ईद के पकवानों में खजूर, शोरबे में भीगी रोटी, शहद, ऊँटनी और बकरी का दूध, रोगने जैतून में भुना हुआ गोश्त इस दिन की खास डिशेस हैं। जरूरतमंदों को भी ईद की खुशियों में लाजमी याद रखा जाता है। बड़ी मिकदार में चावल और दूसरी अजनास गरीब खानदानों के घरों के बाहर रख दिए जाते हैं। बच्चों को तोहफे भी दिए जाते हैं। अफगानिस्तान में भी ईद उल फितर के दिन जोशो खरोश दीदनी होता है। यहाँ पर ईद उल फितर को कोचनाई अख्तर के नाम से पुकारा जाता है। सरकारी तौर पर यहाँ भी 3 दिन छुट्टी दी जाती है। ईद के दिन अफगानी जलेबी और केक से मेहमानों की तवाज़ो की जाती है। इसके अलावा शोर नखुद नामी रवायती चाट भी खास तौर पर ईद के दिन बनाई जाती है। इस दिन खानदान के सभी अफराद एक जगह इकट्ठे होते हैं और मिलजुल कर इस दिन से लुत्फ अंदोज होते हैं। मखदूश हालात के बावजूद फ़लस्तीन में भी ईद जोशो खरोश से मनाई जाती है। गोश्त से तैयार करदा कुक अल्तमाज नामी रवायती मीठा ईद के दिन ख़ास तौर से तैयार किया जाता है और गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ मेहमानों को पेश करना वहाँ की तहजीब में शामिल है। इंडोनेशिया में रमज़ान के इख्तिताम के साथ ही हलाल ब हलाल रस्म के साथ ईद का इस्तकबाल किया जाता है। इस रात सड़कें और गलियां अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठती हैं। देहाती इलाकों में पानी के तालाब में लोग दिए जलाते हैं। ईद के दिन इंडोनेशियन लोग एक दूसरे से मुआफ़ी भी तलब करते हैं और पुरानी रंजिशें भुलाकर मुआफ़ करने की रवायत भी मौजूद है। मलेशिया में ईद बिल्कुल अनोखे अंदाज से मनाई जाती है। इस दिन खास तौर से पकवान तैयार करके गलियों और बाजारों में खैरात किए जाते हैं। सरकारी इदारों में 2 जबकि तालीमी इदारों में 7 छुट्टियां दी जाती हैं। ईद के दिन नारियल के पत्तों में खास तौर पर चावलों की डिश तैयार की जाती है। ईद का दिन है, मिलने मिलाने का दिन है और ईद की इसी दिन की मुनासबत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किरदार से जिन्होंने बेशुमार फिल्में तहरीर की। वो हदायतकार भी हैं और फिल्म साज भी। इनकी कामयाब फिल्मों में मौला जट, वैशी जट, चंदवरयाम और शेर खान के साथ साथ दिगर लातादाद फिल्में शामिल हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नासिर अदीब की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं।
जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नासिर अदीब साहब के घर पर ईद के दिन उनसे मुलाकात के लिए, ख़ास तौर से आपके लिए। तो हेयर इज़ द मैन, नासिर अदीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, बल्कि तमाम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको भी मुबारक हो। ये दिन ही ऐसा है। लेकिन इस दफ़ा ईद थोड़ा सा रिवायत से हट के है, तो मतलब बिल्कुल फैमिलीज़ जो हैं वो सेपरेट हैं, और कोरोना ने जो है वो बहुत मुतासर किया है हमारे इस पूरे वर्ल्ड को। तो इस हवाले से इस दफ़ा ईद थोड़ी सी उदास भी है, और चूँकि ये लफ्ज़ आप थोड़ी सी इस्तेमाल कर रही हैं ना, थोड़ी सी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने दुनिया में ये माहौल नहीं देखा, इवन अपने घर में ये माहौल नहीं देखा। आप देखें कि मैं आपके सामने बैठा हुआ ना, तो बच्ची मेरी जो है ना वो अपने कमरे में बंद हो गई, बैठी हुई है। बेटा मेरा जो मेरे साथ ईद मनाने आया हुआ है, अलग कमरे में बैठा हुआ है। अब मिलते हैं तो एक दूसरे के फासले मिलते हैं, वो सीने से लगाने के जज्बे वो ख़त्म हो गए। कोरोना ने मतलब ये अब ये कि दूर से ईद मुबारक अबू, मैंने भी कहा खैर मुबारक। आमने सामने ऐसे बैठे हैं जैसे मुसाफिर खाने में, मुसाफिर खाना रेल के इंतज़ार में लोग बैठे होते हैं, एक दूसरे से बातें भी हो रही होती हैं, लेकिन उनके अंदर फीलिंग नहीं होती। लेकिन नहीं, फीलिंग देखिए, जो आपकी बॉन्डिंग है, आप बचपन से एक फिगर को बड़ा कर रहे हैं, ब्रॉटअप में आपने एक रोल प्ले किया है, तो वो मोहब्बत या वो एक जो लगाव है वो तो हमारे अंदर से नहीं जा सकता है। हाँ, ये वक्ती एक फ़ेज़ है, अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारी आजमाइश है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये आजमाइश अल्लाह ताला दूर कर देंगे हम सबसे। ईद की खुशियाँ वैसे ही जैसे हमारी एक रिवायत हुआ करती थी, वो इंशाल्लाह ताला आगे भी जारी सारी रहेगी। इसको इसी तरह से लेके चलेंगे। इसमें जो अल्लाह ताला की तरफ से जो भी सिस्टम है वो बेहतर जानता है। लेकिन मैं समझता हूँ बनी नौ इंसान की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि ये पहली बीमारी है जिस बीमारी में जब इंसान बीमार होता है तो अपने करीब आकर उसकी इयादत नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा है कि इसका ड्रॉबैक और बहुत सैड एलिमेंट है बहुत ज़्यादा। और अब देखें, एक बच्चा मेरा कनाडा में आया, एक अमेरिका में आया, बीवी मेरी गई मिलने के लिए अपनी बच्ची के साथ चंद दिनों के लिए, और वहाँ फंस गई। चौथा महीना शुरू हो, वहीं बेचारी बैठी, लॉकडाउन की वजह से वो प्रॉब्लम आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बच्चा, मैं अकेला घर में था, तो ये बच्ची और बच्चा मेरे कराची से आए थे। सिर्फ मैं होता हूँ या मेरे मुलाजिम ये ईद के लिए खास तौर से आपके, तो ये चले आप भी इस मामले में लेकिन इतना अजीब फील हुआ कि बच्ची आई, बेटा सामने आया, तो वो आदत थी यूँ हाथ फैला के मिलने की, तो वो वहीं रह गई। अच्छा जी, कोनी मिला लेते हैं, अच्छा जी, बस इस बात पे बिल्कुल एक आपके अंदर एक रवायत है हमारी। ईद ने और इन हालात ने एक चीज़ का एहसास बड़ी शिद्दत से दिलाया है कि हम अपने जज्बों और मोहब्बत के बगैर बहुत अधूरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी इस सोसाइटी में हमारे कदर नहीं रही थी मोहब्बत की, रवैयों की, अच्छे खलूस की। इंसान आदी हो गए थे, हाँ, बस एक घूमा घूमे मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी में जो हम आदी हो गए। अब वैल्यूज़ की कदर आने, हम बॉदर नहीं करते थे ना। ठीक है, अब्बू है तो अब्बू है, अम्मी है तो अम्मी है, भाई है तो भाई है, कोई बात नहीं है, लड़ना भी है। लेकिन अब वो हमें एहसास, बाकी आपकी मैं बात से सेकंड करूँगी इसको, कि हम लोगों के अंदर वो चीज़ है कि आप नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपने जज्बात का इजहार उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो एक वालिद की तरफ से या वालदा की तरफ से आपको हक मिलता है ना, वो आपको बूस्ट करता है, आपके अंदर एक नई तवानाई जो है वो लेके आता है। तो उस तवानाई से, उस बूस्ट जो एलिमेंट है, उससे हम महरूम हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हम उससे महरूम हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो आने वाली ईद होगी वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी होगी, और नई खुशियाँ, नई जो रौनकें हैं वो नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर देखेंगे। अभी हम बात करते हैं आपके हवाले से कि वो जो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मैंने सुना कि आपको नॉमिनेट किया गया, या आप क्या सिलसिला है वो जी गिनीज़ बुक ऑफ, जिस वक्त राना मशहूद मिनिस्टर हुआ करते थे खेल के, आज से मेरे 2-3 साल पहले की बात है, तो वहाँ मैं गया था फंक्शन में, तो वहाँ गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आई। तो नईम हनीफ हमारे एक साफ़ी हैं, ARY पे काम करते हैं और अखबारों में भी काम करते, उन्होंने मेरा तारुफ कराया। तो जब उनको मेरी रिकॉर्ड्स का पता चला तो इतने हैरान हुए, और उन्होंने कहा कि हमने तो वो रिकॉर्ड्स भी ज़रा बता दीजिए। वो रिकॉर्ड ये था कि उस वक्त तक मेरी, आज 3 साल पहले की बात है, मेरी 374 फिल्में जो थी वो रिलीज़ हो चुकी थी एज ए राइटर। 374 एज राइटर, सही। और दूसरा ये कि एक डायरेक्टर के साथ मेरी 83 फिल्में रिलीज़ हो चुकी थी। ओह माशाल्लाह। जो दुनिया में किसी राइटर की एक डायरेक्टर के साथ इतनी फिल्में नहीं। किसी की 5 होगी, स्पेशल के एक डायरेक्टर के साथ किसी की 5 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 20 होगी,
83 मूवीज़ और वो सिलसिला अब जारी। इस वक्त तो खैर 85 हो चुकी हैं और 86 जो है वो बन रही है, वो रिलीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। ये ईद पे रिलीज़ थी लेकिन आगे चली गई। तो वो ये ईद पे जो रिलीज थी वो आपकी वही मौला जट, नहीं उसके अलावा कोई और है? वो मसूद भट्ट डायरेक्टर जिनके साथ अच्छा, मेरा अच्छा। ये रिकॉर्ड, ये बिलाल लशारी के साथ तो मेरी पहली फिल्म पहले, ओके ठीक हो गया। और मेरी ये भी एक अल्लाह ताला ने मुझे अजीब रिकॉर्ड अता किया अपनी रहमत से कि मैं इस वक्त 56th डायरेक्टर है जो मैंने फिल्म साइन की है। इससे पहले मेरी 51 डायरेक्टर के साथ फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। एक डायरेक्टर के साथ पूरी इंडस्ट्री में 51 डायरेक्टर से अच्छा जिनके ठीक साथ हो, मैंने काम किया। ओके ओके ओके। हर डायरेक्टर के साथ जो मेरी पहली फिल्म थी वो हमेशा सुपरहिट हुई। अच्छा, पहली फिल्म सुपर हिट हुई और उसके और ये बाद बिलाल लशार नहीं, बाद में तो फिर वो होता है, फ्लॉप भी होती हैं, हिट भी होती हैं, लेकिन ये कि पहली फिल्म कभी ज़िंदगी में फ्लॉप नहीं। दैट्स ग्रेट एंड बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो गई आप। डिफरेंट एक रिकॉर्ड है। सही। तो इस हवाले से वो फिर नाम चला गया। अब वो इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छा। अब उन्होंने मेरे से मांगी है, डिमांड की थी कि वो बुकलेट्स जो होती हैं ना सही। रिकॉर्ड के तौर पर, जिसमें वो गाने भी लिखे होते हैं, कहानी भी होती है। अब उसमें मुझे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है इसलिए कि वो बुकलेट्स का दौर ख़त्म हो गया, वो दफ्तर ख़त्म हो गए, रॉयल पार्क ही ख़त्म हो गया, प्रोड्यूसर जो थे वो भी गायब हो गए बेचारे। तो अब किसी के पास वो बुकलेट नहीं है, तो ये बुकलेट नहीं है, कोई किसी से कहीं पोस्टर मिलता है तो पोस्टर ले लेता हूँ। इनके बाद को डाटा कलेक्शन में जो हाँ, है वो वो प्रॉब्लम जो है हो ना, रहा है वो थोड़ा सा। problem है, डाटा वो- कलेक्शन के बाद हाँ जो है जी। वो उनकी वो- क्लैरिफिकेशन जब हो जाएगी और हाँ, वो तो फिर वो नाम अनाउंस हो जाएगा। चलें, अल्लाह करे कि हमारे यहाँ भी एक नाम जो है, वैसे आपका नाम तो किसी तारुफ का मोहताज ही नहीं, और माशाल्लाह इतनी फिल्में करना। मैं भी आपसे यही पूछने जा रही थी कि आपने इतना काम किया है कि मतलब फिल्म भी आपने की, डायरेक्ट भी की, आपने प्रोड्यूस भी की, आपने लिखा भी, आपने गाने भी लिखे, आप वैसे बुक्स की तरफ भी हैं, बुक्स भी लिख रहे हैं, क्या कुछ है जो आप कर रहे हैं? लेकिन अगर आप गौर करते तो सारा वक्त काम एक ही है, लिखने का है। लेकिन ये कि इतनी क्रिएटिविटी कैसे आती है, कहाँ से आइडियाज लेके आते बड़ी हैं? अल्लाह ताला की रहमत है अपना मिस के मैं आपको ये बता नहीं सकता। बाज़ दफ़ा मैं बैठा बैठा खुद ही खुशी से रोना शुरू कर देता हूँ कि खुशी से रोना? हाँ जी, कि आप देखें जब ये नई इंडस्ट्री आई, हमारी पुरानी इंडस्ट्री में ज़वाल आ गया तो सब लोग घरों में बैठ गए। मैं एक आदमी की सिफारिश करने यूनिवर्सिटी में गया, मैं भी बेकार था कि उसको दाखिला दिलवाना था। तो जब मैं वहाँ गया तो उस डॉक्टर ने मुझे देखते ही कहा, ना साहब आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं। कहता आपकी तालीम क्या है? मैंने कहा मैंने डबल MA किया है। ओके, तो मैं आपका इस बच्चे को दाखिल कर ले, तो शर्त मेरी ये है कि आप कल से यूनिवर्सिटी में मेरे पढ़ाया करेंगे। तो यूँ मुझे जॉब मिल गया, वहाँ मैं ये मास कम्युनिकेशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी मेरे ख्याल में 2 या 3 महीने की बात होगी कि वहीं यूनिवर्सिटी में फ़ोन आया और नई इंडस्ट्री के लोगों ने, ये बिलाल लशारी ने मुझे मौला जट के लिए साइन कर लिया। उसके बाद ये नई इंडस्ट्री जिसने हमारे पुरानी इंडस्ट्री के किसी आर्टिस्ट को कबूल नहीं किया, आपके सामने रेशम, मीरा, रीमा। और ये क्यों है? आपकी मैं बात काट रही हूँ, क्यों है हमारे यहाँ ये ट्रेंड क्यों है कि हम लोग अपने सीनियर्स को क्यों वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं? और विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आप सीनियर हैं यहाँ पे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में आई हूँ, तो हमारे सीनियर्स भी, सभी नहीं, बहुत से सीनियर्स भी हैं जो जूनियर्स को भी वो शफ़क़त नहीं देते हैं। तो ये क्यों इस तरह से है कि बड़े जो हैं वो शफ़क़त नहीं दे रहे और जो छोटे हैं वो इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं? ये कहाँ से ट्रेंड इस तरह का शुरू हो गया? ये इसकी वजह ये है जी कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, इसमें इंसान ओवरनाइट तख्ते से तख्त पर आ जाता है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये इतना शॉर्टकट रास्ता है शोहरत हासिल करने का और दौलत हासिल करने का। मैं आप अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मेरी पहली फ़िल्म थी तो मैं पैदल स्टूडियो जाया करता था, पक्की ठट्टी से AM स्टूडियो, तकरीबन 3.5 मील सफ़र बनता है। डेली पैदल जाता था और पैदल वापस रात को आता था। पैसे नहीं होते थे। 25 रुपये का घर, एक कमरा जो है मैंने किराए पे लिया हुआ था। घर वालों ने निकाल दिया हुआ था कि भाई ये हाँ, मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको कहते साडा मुंडा मुबारक हो, मान मेरी कहना सी कि पुत्र तेरा, मैं कह रही थी ख़राब हो गया। हाँ नहीं, वो बड़े डायरेक्ट आदमी थे और बड़े डायरेक्ट लोग थे। तो फिल्म वैसी जट हिट हुई, विद इन ए मंथ आप बिलीव करें कि मैंने गाड़ी खरीद ली। तो ये जो लोग देखते थे ना कि एक आदमी पैदल है, पैसे उसके पास नहीं, रोटी खाने के लिए नहीं, रिक्शे के लिए नहीं, बस के नहीं, और आज गाड़ी में जा रहा है, तो वो कहते थे यार इसमें अगर मैं आ जाऊँ तो फिर क्या है। अब ये शॉर्टकट इतना था शोहरत पे पहुँचने का कि हर आदमी ग्रीडी हो गया।
जब आपको पता ना कि इस रास्ते से मुझे लाखों रुपया मिल जाएगा एकदम, वैसे तो ला कर जमा करने में हलाल की रोज़ी, वो मेरा एक डायलॉग है कि हलाल की रोज़ी पैदल आती है और हराम की रोज़ी घोड़े पर सवार होकर आती है। तो अब जो है कि ये कराची की इंडस्ट्री आई है, अब कराची में इतने पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं, बहुत काबिल हैं, उनके हर काम से तालीम और ये महारत नज़र आती है। लेकिन वो जो अपने सीनियर हैं उनको भूल गए हैं, वो सीनियर लाहौर में थे। अब वो लाहौर और कराची का जो है ना एक वो बना हुआ है कि जी यहाँ तक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कंपटीशन हो, लाहौर वाले के हम इनसे अच्छी फिल्म बनाएंगे, कराची वाले के हम इनसे अच्छी। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन तो होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि या ये लाहौर का आदमी है इसके साथ कोऑपरेट नहीं करना, हम कराची वाले हैं, या कराची वाले आगे तो हम ये कहें हमें। तासुब नहीं रहना चाहिए हमारी सोचों में, हमारे रवैयों में। बहुत नुकसान पहुंचाया हमारी पूरी कौम को। अब जो इंडस्ट्री है हमारे पास इस वक्त, हमारे पास इंडस्ट्री जब की बात आप कर रहे हैं, इंडस्ट्री बहुत मुख्तसर सी थी। एक लाहौर में हमारा था कि फ़िल्म यहाँ पे बन रही है, या कराची से कोई बन रही थी, या चैनल्स थे तो PTV था जस्ट, हमारे पास और चैनल्स भी नहीं थे। अब हमारे पास ठीक है, फिल्म तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, या अब रिवाइव अगर कर रहे हैं तो कुछ कराची में फ़िल्में बन रही हैं, कुछ लाहौर में भी काम हो रहा है थोड़ा बहुत। टेलीविज़न की जब हम बात करते हैं तो बेशुमार चैनल्स आ चुके हैं, फ़नकार बेतहाशा हैं, उसके बावजूद भी काम नज़र नहीं आ रहा है हमें। इसकी क्या रीज़न है? लिखने वाले ख़त्म हो गए हैं, या अच्छे परफॉर्मर्स नहीं हैं हमारे पास, डायरेक्टर्स अच्छे नहीं हैं, क्या क्या वजह है? असल जो जड़ है ना, या जो अपनी मिट्टी है, उससे हम कट हो गए हैं थोड़े से। हर आदमी जो जिसको आप देखें ना, रूट्स छोड़ते जा रहे हैं हम अपने रूट्स छोड़ गए। और जब रूट छोड़े वो आप देखें, अब एक मुहावरा है कि एक आदमी गाना बहुत अच्छा गाता है लेकिन मज़ा नहीं आता, सुर में भी होता है, उसमें कमी क्या होती है? उसमें कमी होती है चस की। लेकिन एक चीज़, अभी आपने गाने की बात की, गाना गाते हैं, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो मतलब गाना सुनना उस तरह से वो ट्रेंड नहीं रहा हुआ। शायद इसके पीछे ये है कि वो बड़ी शॉर्ट से जिंगल्स आते हैं, या यूट्यूब के ऊपर, या ये जो सोशल मीडिया है इसमें छोटे छोटे से क्लिप्स डाल दिए, बच्चों ने वो देख लिए, सुन लिए, एंड दैट्स ऑल। वो ट्रेंड मेरा ख्याल ख़त्म होता जा रहा है। सोशल मीडिया ने भी बहुत इफेक्ट किया है। मैंने पिछले 5-6 महीनों बल्कि साल ही हो गया इंटरव्यू देते मुख्तलिफ चैनल पर। ये पहला क्वेश्चन है आपका जिसका मुझे ये लगा कि इस प्रोग्राम को वाकई मैंने कुछ समझ के किया, या काश ये प्रोग्राम होता। वरना सती सवाल होते हैं, अजीबो-गरीब किस्म के सवाल होते हैं। ये एक ऐसा मसला है जो इस वक्त कम अज़ कम हमारी कौम को बहुत ही ज़्यादा इसने उलट पुलट कर दिया। मोबाइल, गूगल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, और अब तो वो मैं बोलूँगी टिकटॉक आ गई। हाँ, वो अब ये इन तमाम चीज़ों ने मिल के हमें एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ दिया, नो प्रॉब्लम, मालूमात भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन एक दूसरे से रिश्ते छीन लिए, एक दूसरे के रवैये चेंज कर दिए। असल खुशी जिसे हम चस कहते हैं ना, गाने में चस, वो चस ख़त्म हो गया। यार हर बात है बस एक मैसेज होता है कि शादी है, आ जाना, और शादी में भी हम जाते हैं, लिफाफा पकड़ाते हैं, खाना नहीं खाते, हम भी लोग चले जाते हैं। ये हो गया। वो एक दौर था, हम मुझे याद है, मैं और मेरी बेगम ईद वाले दिन हम पूरे ड्राइंग रूम में कुछ 50-60 ईद कार्ड होते थे जो हम सजाते थे। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त एक रिवायत थी जो वाकई ख़त्म हो गई ना ईद पे तो हमारे। और मैं ये याद है GPO की तरफ से इश्तिहार छपा करता था जी, जिन्होंने अपने ईद कार्ड 21 रोज़ तक भेज दे वरना बाद में नहीं मिलेंगे। इतनी भरमार होती थी। आज देखें कहाँ गए वो चीज़। अब मैंने वो लिखा है कि मोबाइल ने क्या किया, हमें बहुत कुछ दिए, फैसिलिटीज़ दी हैं, भाई से भाई को छीन लिया, माँ से बेटे को छीन लिया। लेकिन देखिए इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया, लेकिन रिजल्ट रिवर्स हो रहा है। बिल्कुल सोशलिज्म जो है वो रिवर्स हो रहा है। हम एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं, हम करीब बैठे हुए भी एक दूसरे के पास नहीं होते। एक और चीज़ है, जैसे गूगल ने और सोशल मीडिया ने जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, जो नाकाबिल तलाफ़ी है, कि बुक रीडिंग छीन ली इंसान से। आज के लोग किसी के, आप देखें कभी एक दौर होता था, लाइब्रेरी होती थी हर मोहल्ले में। हाँ, जब तो लाइब्रेरियां जो स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं अपने थीसिस हाँ, रिसर्च वो पे कमाल किस्म करते, वो किताब की अहमियत ही ख़त्म हो गई। और ये लौटेगा, ये वापस आएंगे लोग किताब की तरफ भी। हाँ, किताब की तरफ भी आएंगे, और ये जो मोबाइल ने हमें एक दूसरे से दूर कर, ये नज़दीकी भी आएंगे। आप देखिएगा, हो सकता है हमारी ज़िंदगी भी ना हो, लेकिन हमारे बाद होगा ज़रूर।
मैं भी आपसे कहने जा रही थी कि हमारे यहाँ ईद पे, चूँकि ईद का दिन है और ईद की हम बात कर रहे हैं, ईद ही को हम ज़्यादा फोकस भी करना चाह रहे हैं कि बहुत सी रवायात ऐसी थी, अभी आपने कार्ड का जिक्र किया, वो मेरे दिमाग में फंसा हुआ है कार्ड, कि बहुत सी रवायात ऐसी थी जो बहुत हमारे यहाँ कल्चर का हिस्सा थी, लेकिन अब इसी सोशल मीडिया की वजह से अब हमारे पास जैसे कार्ड्स हम लोग नहीं भेजते हैं, तो सोशल मीडिया पे एक ही कार्ड वो सेंड टू ऑल हो गया, सबको कार्ड चला गया, वो कार्ड की रिवायत खत्म हो गई। इसके अलावा कौन सी ऐसी रवायात थी, माशाल्लाह आपने एक दौर देखा है कि जो ग्रेजुअली हमारी ज़िंदगी से ख़त्म होगी, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उन रवायात के बारे में जानते ही नहीं है, कल को वो पूछेगी अच्छा ये क्या हुआ करता था। ऐसी कौन सी रवायतें जो ईद पे थी और अब नहीं आप देखते हैं? देखें, ईद पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने तो जो ईद देखी है, ईद पे हम 4 दिन 5 दिन पहले हम शॉपिंग करते थे ईद की, 4-5 दिन शॉपिंग होती रहती थी, और चांद रात को सुबह मुझे याद है कि ये जूते लेने थे हमने बच्चों के, तो सुबह 4 बजे हम तकरीबन फारिग हुए और 5 बजे घर पहुँचे, ठीक है। और मेहंदी लगाना, फिर ईद वाले दिन लोगों का मिलने के लिए, ईद मिलने के लिए आना, हमारा ईद मिलने के लिए जाना, कहाँ गया वो? अच्छा, हमारे यहाँ ये भी तो था ना कि सिर्फ ईद के ईद कपड़े बनाए जाते थे, और नए कपड़े पहनने का रिवाज ही ख़त्म हो गया। मैंने तो नहीं कभी देखा ईद पे और कुछ ने नया जोड़ा सिलवाया हो। बस ईद आ गई, इतनी खुशी होती है कि सुबह वो खाने को शीर माल मिल जाएगा, शीर खुरमा मिल जाएगा, और फेनियाँ मिल जाएंगी, सेवियाँ मिल जाएंगी, दैट्स ऑल। शीर खुरमा का जिक्र किया, शीर माल का जिक्र किया, आज हम आपको आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और आपको खिलाएंगे, बल्कि आप तो देखेंगे सिर्फ कि आज नासिर साहब जो है वो हमारे लिए शीर खुरमा बनाएंगे, लेकिन ये हम इनसे बाद में करवाएंगे। अभी नासिर साहब की साहबजादी हैं जो कराची से ईद के लिए स्पेशल इनसे मिलने के लिए आई, और इनके एक साहबजादे हैं वो भी तशरीफ़ लाई यहाँ पे इनसे मिलने के लिए, क्योंकि बाकी फैमिली तो इनकी मुल्क से बाहर है और लॉकडाउन की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सकी है। तो जो यहाँ पर इनके साहबजादे और साहबजादी मौजूद हैं, हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनको बुलवाते हैं। उनकी साहबजादी जो है वो उनको आप स्क्रीन पर देख चुके हैं, वो एक्ट्रेस भी हैं, ज़ोया उनका नाम है। अभी हम आपसे उनकी भी बात करवाते हैं। कैसी आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक आपको भी। और अम्मी के बगैर ईद कैसा गुजर रही है आपकी, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत कमी महसूस हो रही है कि नहीं ज़्यादा। तो पहली आपकी ईद जो थी वो किस नौयत की होती थी? सारी फैमिली इकट्ठी होती थी या? जी बिल्कुल, सारी फैमिली होती थी, हल्ला गुल्ला होता था। सुबह अम्मी शीर खुरमा बना रही होती थी, सारे जो है बहन भाई मिलके ईद की नमाज़ के लिए तैयार हो रहे होते थे, लेट हो रहे होते थे बाकायदा, और बाद में बस सारे मिल बैठ के गप्पे मारते थे और खाने खाते थे, यही होते थे, फिर सो जाते थे। और तो आउटिंग भी नहीं है, पार्क्स बंद है, सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको कैसा लग रहा है अम्मी के बगैर ईद करना? ये नासिर साहब के साहबजादे हैं, ये भी कराची से ईद करने के लिए स्पेशल आए हैं यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है अम्मी के बगैर, भाइयों के बगैर, बहनों के बगैर? ज़ाहिर है बहुत कमी महसूस होती है, और इस ईद पर ख़ास तौर पर आने का जो मकसद था वो यही था कि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से पहले कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही थी, फ्लाइट्स नहीं थी, वरना मेरा लाहौर आना काफ़ी होता है, मेरी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, मेरी मुलाकात हर एक से होती रहती है, लेकिन ये एक एक्सटेंडेड पीरियड था जिसमें ये लोग अकेले थे, तो मेरा ये ख्याल था कि बड़ा ज़रूरी था कि मैं आता और आके ईद पे इनके साथ टाइम गुजारता। पहले ये घर में वालदा की कमी को महसूस कर रहे होंगे, तो साथ मैं भी ना पहुंच पाता तो वो एक कमी जो है वो बहुत ही इंक्रीज़ हो जाती है। एक ईद का दिन ऐसा होता है कि सब फैमिली मेम्बर्स एक साथ होते हैं, क्योंकि ईद ही का एक मौका है कि जिस पे आप खुल के हर बात कर रहे होते हैं, उसके बाद तो फिर आप अपनी अपनी मसरूफियात में हैं और एक डिस्टेंस जो है वो हम सब के बीच में आता है। आपसे मैं पूछूंगी कि आप इस फील्ड में हैं, आप अदाकारी कर रही हैं, और किसकी तरफ से आपको पहले ऑफ़र आई थी? मुझे एयरवाई की तरफ से एक्चुअली सबसे पहले ऑफ़र आई थी, क्योंकि मेरा उनके साथ एयरवाई अवार्ड्स के लिए मैं एज ए ब्यूटिशियन वहाँ पे गई। अच्छा। तो बस वहाँ पे उन्होंने देखा और फिर उन्होंने कहा कि आपको टाइम होना चाहिए, लेकिन तब मुझे इन दोनों से इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, यानी कि आप रवायती पेरेंट्स की तरह इन्होंने आपको रोका था कि नहीं आप इस फील्ड में नहीं जाना? इन्होंने रोका तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, क्या ज़रूरत है, तुम ऑलरेडी तुम सैलून चला रही हो, इतना तुम हो, तो अब क्या ज़रूरत है। बचपन से शौक़ तो ज़रूर था। उसके बाद फिर बस आहिस्ता आहिस्ता 3 साल लगे थे कन्विंस करने में 3 साल। मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही थी कि हमारे यहाँ, अभी आपसे मैंने बात भी ऑफ कैमरा यही पूछी थी कि हमारे यहाँ जो नया टैलेंट उसमें होता है और हम लोगों को उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही होती है, तो किस तरह की दुश्वारी का आपको सामना करना पड़ा? तो आपको घर से ही दुश्वारी का सामना करना पड़ा? देखिए, इसे दुश्वारी तो नहीं कहते। 3 साल की आपने कहा कि एफर्ट किया आपने ना? 3 साल से ऑफर ज़रूर आए थे, लेकिन एक पॉइंट मेरी लाइफ में जिसमें मैंने कहा नहीं, मैं ये वाकई में करना चाहती हूँ और अब इसके बगैर मुझे ये करना है, शौक था।
लेकिन दुश्वारी का आप इसी नहीं कह सकते। देखिए पेरेंट्स या बड़े बहन भाई हर एक पे रोक टोक तो करते हैं, आप उस बच्चे को दुश्वारी नहीं कहेंगे, वो पेरेंट्स का कंसर्न होता है, ठीक है ना। उसके अलावा फाइट तो आपने किया ना घर में? फाइट नहीं करनी पड़ी, आराम से बड़े प्यार से मनाया। अच्छा फाइट नहीं। अच्छा, प्यार से मान गए थे? हाँ बहुत प्यार से मान गए। अब वो पहले माने थे, भाई पहले माने थे? नहीं, ये पहले माने थे, फिर सबने इनको और मज़े की बात ये है कि इन्हीं के घर पे जाके फिर कराची में काम होते, कराची में होते, तो कराची में शूट से इनके सामने वापस आई थी, बीच में इन्की कार भी यूज़ की थी शूट में, सारा कुछ फिर हो गया था। अब तो कोई इशू नहीं आपको? देखिए जो उन्होंने पहले बात की ज़रूरत थी, तो एक नीड डिटरमाइन करती है आपने क्या करना है। तो वालिद साहब क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से थे और वालदा पॉलिटिक्स में गई, इन दोनों का फोकस हम सारे बहन भाई होता है कि पढ़ाई करो। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसको मैं हेड करता हूँ, JS Global के नाम से। तो हम लोग भाई सारे इतने वेल सेटल्ड थे, बहनें सारी पढ़ी हुई थी, तो हम प्रोफेशनल करियर दूसरी तरफ तलाश कर रहे थे। हमने कभी इसको घर में बहुत ईजी लिया कि ये प्रोफेशन है, और ये हमेशा ऐसा लगता था कि ये तो मौजूद ही है ना, ये तो इशू ही नहीं है। घर की मुर्गी आपको फील हो रही थी? ठीक है, घर में बचपन से आप लोगों ने देखा कि टैलेंट एंड फन जो है वो चल रहा है, बड़े डायरेक्टर्स आते थे, और जो हमने अब्बू को जिस कहते हैं ना कि आप लोग तो ब्लेस्ड चाइल्ड हैं कि आपके फादर ने जो है मतलब बहुत बड़ा नाम है, तो बहुत बड़ा नाम थे। और जितना बेस्टमेंट को देखा तो हमें लगता था कि हम वी आर अ ब्लू ब्लडेड फैमिली, कहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल कभी किसी को मिल रहा होता था तो हमें कभी उससे प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमने इतना अजीब नहीं लगता। ठीक है, आप लोगों की एक रूटीन थी कि ऐसा तो होता है, ये तो बातों का थोड़ा हमारे लिए वैसे शर्मिंदगी भी होता था कि कहीं जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, तो हम उससे थोड़ा सा हटे अपनी ज़िंदगी में और सोचा कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उसको बहुत ज़्यादा एक्सेल करें, और जिन जिन फील्ड में हम जाएँ, जिस तरह से अग्री जिस फील्ड में रहे थे उन्होंने उस फील्ड के अंदर एक टॉप का मकाम देखा है। बिल्कुल, हमारी भी कोशिश ये थी कि हम फील्ड में टॉप का मकाम देखें। इसको रोकने के मकसद जो थे वो ये थे कि जितनी कंफर्टेबल लाइफ है, जब इसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है, तो फिर हमारा उसके ऊपर ये था कि अगर आपकी ख्वाहिश है ना, तो फिर आपका होना ये चाहिए कि आपने ज़िंदगी में अगर अचीव करना तो करना इधर एक्सेल ही है। बिल्कुल, फादर के नाम के साथ आपने उसको एक्सटेंड करना है कि फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होगी कि एक काम किया और निकल गए, देन यू हैव टू रीच द टॉप, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव ऑल अचीव्ड। इंशाल्लाह वालिद साहब से, वालदा में, मेरे भाई जो अमेरिका में है, जो मेरे से छोटा कनाडा में है, सबसे बड़ा मैं हूँ, और ये है माशाल्लाह। तो फिर हमारा था कि अगर करना ही है कोई काम, हम सब ने इस चीज़ में बड़ा हमेशा स्ट्रॉन्गली बिलीव किया है कि जो कुछ भी करते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं फोकस के साथ, तन मन धन के साथ, और उसके अंदर एक्सेल करना, यही हमारी वो प्रायोरिटी होती है। तो आपका इस फील्ड में जो एक्सपीरियंस है एक्टिंग के हवाले से, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको जो सेटिस्फेक्शन मिली, जो आप जिस मकसद के लिए गई थी कि आपका शौक़ है, तो आपके शौक़ को सेटिस्फेक्शन मिली? देखिए एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। बता रही थी कि जो सीनियर्स होते हैं वो न्यू कमर्स की तरफ इतने वार्म एंड वेलकमिंग नहीं होते, ये चीज़ आई डोंट थिंक के है एग्जिस्टेंस। मैंने देखा कि जितने भी आपके जो वेटरन एक्टर्स हैं वो बन गए हैं प्रोड्यूसर्स वगैरह, और वो हमेशा नए टैलेंट की तलाश कर रहे होते हैं, स्पेशली जब उन्हें लगता है कि कोई इंसान बाकी में उसकी फैमिली में है, ये आर्ट इज स्किल दैट यू बॉर्न विद, ठीक है ना। तो उन्हें लगता है कि अगर कोई नेचुरल एक्टर है उसके अंदर वो देखते, क्योंकि मैं तो एक्टिंग नहीं कर रही थी, आई वाज जस्ट देयर एज अ ब्यूटिशियन, तो उनकी वो आंख थी, उन्होंने पहचाना कि नहीं ये एक्टिंग कर सकती है, तो इसलिए उन्होंने वो चांस भी दिया। उन्हें नहीं पता था कि मैं किसकी बेटी हूँ किसकी नहीं। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन के बाद इज्जत थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हमारी आई थिंक ड्रामा इंडस्ट्री में, मूवी इंडस्ट्री में नए फेसेस बहुत ज़्यादा तेज़ से आ रहे हैं, क्योंकि अब ये पुरानी बातें हैं, क्योंकि पहले एक्ट्रेस का दौर होता था, अब एक्ट्रेस की दौड़ होती है, क्योंकि कंटेंट का वो ज़्यादा बढ़ गया, वेज ऑफ कंटेंट ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्हें टैलेंट भी उतना ज़्यादा ही चाहिए। तो मुझे ऐसी कोई दुश्वारी है, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि टैलेंट के उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा चांस मिला। उसके बाद अम्मी अबू के तारुफ की वजह से और ज़्यादा इज्जत मिली। एक्सपीरियंस आपके जो सेटिस्फेक्शन की मैंने बात की थी, सेटिस्फाइड कितना है आप? मुझे बहुत पसंद है एक्टिंग करना। ये मजदूरी होती है, 12-18 घंटे की मजदूरी होती है। आपने सुबह सुबह उठ के सेट पे जाना है, आपने दिन में 36 दफ़ा तैयार होना है, हर डिफरेंट इमोशन से गुजरना है आपने। आप कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, जो इंसान आपको नहीं पसंद है आपने उसके साथ भी एक्टिंग करनी है, जो बहुत ज़्यादा पसंद है उसके साथ आपने नफरत करनी है सीन में। तो वो एट द एंड ऑफ द डे आप इतने इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते थे, लेकिन वो मुझे काम नहीं लगता था। तो आपको किस नोयत का काम जो है वो अट्रैक्ट करता है? बहुत ज़्यादा चैलेंज का काम। एक तो मुझे कॉमेडी करने का बहुत शौक है, जो अभी तक मुझे मिली नहीं है। मुझे नेगेटिव करने में बहुत मज़ा आया। अभी जो नरमीन में बनी हूँ, दीवानगी जियो में मेरा था ड्रामा चल रहा, उसके अंदर नेगेटिव रोल करने का बहुत मज़ा है, क्योंकि उसमें एक्टिंग का मार्जिन बहुत था, चीखना चिल्लाना, मूड स्विंग्स वगैरह। तो ये एक चीज़ है कि इट्स
इट्स अ पैशन, इट्स अ वर्क ऑफ पैशन, ऐसे ही आप नहीं कर सकते। और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो अभी आपके पाइपलाइन में हैं या आप जो कर रहे हो अभी ऑन एयर नहीं हुए हैं? अब पाइपलाइन में मेरा ज़िबाइश है, इंशाल्लाह वो 5 तारीख को सुनने में आया, भी ट्रेलर चल रहे हैं तो रिलीज़ हो जाएगा हम टीवी पे। अच्छा सही। वो मेरा आई थिंक मेरे अभी तक का मैंने 3 ड्रामे ही किए हैं, बाकी जो एक पाइपलाइन में 2 पाइपलाइन में उनका टाइटल ट्रैक नहीं है, भी टाइटल वर्किंग टाइटल नहीं डिसाइड हुआ। लेकिन ज़िबाइश बुशरा अंसारी साहब ने लिखा है और उनके अच्छा। हाँ जी, और साथ में इकबाल हुसैन साहब ने वो डायरेक्ट किया है। अच्छा तो इट्स सच एन अमेजिंग स्क्रिप्ट, और उसके सही। अंदर जो मेरा कैरेक्टर है नताशा का, अच्छा, वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स दैट आई प्ले। बहुत अच्छा। तो कुछ बताएंगे कि किस नोयत का कैरेक्टर है जो आपके? वो कैरेक्टर बड़ा ग्रे कैरेक्टर है, ना वो ब्लैक है ना वो वाइट है, ना वो कम्प्लीटली पॉजिटिव है ना वो कम्प्लीटली नेगेटिव है, वो बड़ा ही एक एम्बिशियस और रियलिस्टिक किस्म का एक कैरेक्टर है। सोसाइटी से रिलेट कर रहा है वो कैरेक्टर कुछ आपको बहुत लगता है ज़्यादा। कि ओके बहुत ज़्यादा। सही। बड़ा हकीकत पसंद किस्म का कैरेक्टर है, वो देखने में नहीं मिलता। चले इंशाल्लाह ताला होप्स हो के नाज़रीन को बहुत अच्छा जो है वो कोई काम देखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और आपने अगर थ्रू आउट जितना आपका एक फैमिली बॉन्डिंग में देख रही हूँ आप लोगों की, कभी अब्बा के हाथ की कोई चीज़ बनी हुई खाई आप लोगों ने? अब्बू के हाथ की बनी हुई चीज़ हमने खाई है मेरे ख्याल से। मैंने खरबूजे और पराठा खाया। अब्बू के हाथ की बनी हुई का नहीं पता, लेकिन अब्बू अब्बू के हाथ से खाई हुई है? अब्बू के हाथ से तो हमने सारी खाने खाए बचपन में से, बचपन आज तक हमारे मुंह में नवारे डालते हैं। तो यानी कि आपने बनी भी नहीं खाई है अभी नहीं तक? बनी हुई आज तक। चले आज बनवाएं इनसे फिर कुछ। इतना तैयार हो गया आपने किसी मुंह खाई? आप भी तो तैयार होकर बैठी हुई है। चले हमें तो आदत है। तो नहीं अब देखिए 80 साल हो गए नहीं आज तक किचन नहीं। आपने एज बता देख लीजिए। नहीं मेरी एज नहीं बता रही। ये अपने दादा की एज बता रही। ओके 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 चलें ठीक है। आज हम इनको लेके जाते हैं किचन में और हम नाज़रीन को दिखाएंगे कि आज आसिफ साहब शीर खुरमा कैसे बनाते हैं। और ईद का मौका ना। अच्छा, इस लॉकडाउन में इस लॉकडाउन में 2 फायदे। मुझे नहीं बनाना आता। नहीं देखिए आप ही करिए तो वो तो बनानी तो मुझे पड़ेगी, मैं असिस्टेंट बन जाऊंगी। नहीं हम सब साथ चलते एक साथ बनाते हैं। चलें ठीक है चलें नाज़रीन हम वैसे किचन में चलते हैं। वैसे इस लॉकडाउन में इस मेरे बच्चे ने खाना बनाना बहुत सीख लिया। अच्छा। जो वो मियामी में होता है बच्चा जो इससे छोटा है, वो तो मेरे ख्याल है बहुत ही अच्छा बनाने लग गया है। और जो सबसे छोटा है वो वैसे ही कुक था, उसने वहाँ वो कोर्स किए हुए। तो अब ये इस लॉकडाउन का ये फ़ायदा, मैंने इसको देखे, इसके क्लिप देखे, अंडा बना रहे, आमलेट बना रहे, पत्नी क्या क्या बना रहे। चले इस लॉकडाउन के जहाँ पे बहुत से नुकसानात तो हैं ही हैं, कुछ फ़वाइद भी हैं कि हमारे हर मर्दों ने बहुत कुछ घर में रह के सीख लिया, पेशेंस सीख लिया होगा। आई थिंक फैमिली बॉन्डिंग बहुत इम्प्रूव की इस लॉकडाउन में। जो हमें वक्त नहीं मिलता था ज़िंदगी में फैमिली के साथ गुजारने का, वो वक्त मिला। और वो वक्त में जाके मतलब किचन में जाना और कभी को काम करना, ये नहीं कि कंपल्शन थी, बिल्कुल लेकिन वो शौक की खातिर, क्योंकि टाइम इतना था कि क्या करना है तो उसके अंदर बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ बातें करना, स्टोरी टेलिंग खत्म हो चुकी थी हमारे पुराने किस्से, अपने बड़ों की बातें, क्योंकि वो एक महफिल हुआ करती थी जिससे आप सीखा करते थे। वो महफिलें होना बंद हो गई, हर बंदा मोबाइल पे आ गया। सो वो वाले जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है ना, क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में जो सीखा वो ज़्यादा इनकी बातों से, अपनी वालदा की बातों से, अपने बड़ों की बातों से ऐसी बैठक लगा करती थी। बिल्कुल मोबाइल से हम नहीं लोग थे, बहुत कुछ सीखते हैं। उनसे सीखते थे। ये मौका मिला हमें, और मेरे ख्याल में जिसका फुकदान था वो पूरा हुआ। ये एक अच्छी बात थी इस लॉकडाउन में। चलें अल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ईदें आएंगी जो हम लोग बहुत खुशी से रूटीन में जैसे पहले भी बनाया करते थे होंगी, और इस ईद को थोड़ा सा हम उसी तरफ लेके जाते हैं, रवायत की तरफ। तो मिल के बैठते हैं और मिल के किचन में जाते हैं और मिल के हम लोग काम करते हैं। चलते आई थिंक चलो किचन में मौजूद हैं और नासिर साहब शीर खुरमा बना रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको जी शीर खुरमा बनाते हुए? ये तो वैसे ही आज प्रैक्टिस इसकी थी कि ईद पे बेटे को स्क्रीनिंग आते, और ये बच्चे को बहुत अच्छा कुक बन गया है। तो मैंने वैसे ही तजुर्बा किया, आसान से मैंने कहा नुस्खा बना लेता हूँ शीर खुरमा। इसमें भी 2 घंटे लगे। आप आए थे, ये देखिए आप तैयार, इसको देखें और इसको आप खाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। नहीं इंशाल्लाह ताला बहुत शक्ल तो उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा बन रहा है। क्योंकि चीनी मैंने बहुत डाली है। ये अबू है, अबू मीठा बहुत तेज़ खाते हैं, तो जब हम इनके लिए चाय लाते हैं तो हम इनकी चीनी में चाय डालते हैं। ये अक्सर होता है हमारे यहाँ, मोस्टली जो लोग हैं जो मीठा पीने वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि चाय वो हो जो लबदोज हो। तो इतनी लबदोज चाय खैरियत है? जी मैं शुरू से आदत है, और शुरू से बगैर मीठे के गर्म पानी मैं नहीं पीता। सही से, ये कि सिर्फ गर्म पानी मीठे के बगैर नहीं पीते हैं। सही हो गया। और आपका मीठा कैसा है? मैं इनसे सीखा है। और आपका
मेरा मीठा भी मतलब है कि मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रही कि आपके फादर जो है वो कुकिंग कर रहे हैं आपके लिए, आप लोग बेचैन हैं कुछ कि कैसा बना होगा और कैसा होगा इनके हाथ में जायका? अल्फाज नहीं है क्योंकि पहली बार किचन में देखे हैं तो। चले आज हमने भी क्या पूरी देख लिया, सब लोगों ने देखा, नाज़रीन देख रहे हैं कि आज नासिर साहब जो है कुकिंग स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छा लिखते हैं, स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छा लिखते हैं, कहानी तो बहुत अच्छी कुक करते हैं। आज इन्होंने शीर खुरमा कैसा कुक किया वो हम आपको बताएंगे। जी तो नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, ईद स्पेशल प्रोग्राम था जिसमें हमने आपको देश देश की रवायतों के बारे में बताया कि वहाँ पर ईद उल फितर किस तरह से मनाई जाती है। हमारे यहाँ की ईद उल फितर की रवायत में ख़ास तौर से इस ईद के हवाले से शीर खुरमा, जिसको मतलब हर घर में बनाया जाता है, आज हमने नासिर साहब के घर पे ईद गुजारी और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया। और हमारी फरमाइश पर उन्होंने शीर खुरमा ख़ुद भी बनाया। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मैं इसको ट्राई करने जा रही हूँ। आपने अपने घर में बनाया होगा, आप उसको एंजॉय कीजिए, हमारा प्रोग्राम एंजॉय कीजिए, देखते रहिए GTV। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।